हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सप्तर्षि चौधरी। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की है सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। हालांकि मैं हूँ गोलाघाट आसाम से। इस साल मैंने आईआईटी जैम की एग्ज़ाम दी एमएस में, यानी कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की पेपर में। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में 102 रैंक किया था विद अ स्कोर ऑफ 35.33, और इस साल जो कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मैंने रैंक की है 1717 विद अ स्कोर ऑफ 46। मैं जैम एग्ज़ाम के बारे में कुछ लाइंस बोल देता हूँ कि क्या है ये एग्ज़ाम, किस चीज़ के लिए है। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आईआईटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ये एक मास्टर्स की एग्जामिनेशन है, जिसके लिए हम एलिजिबल होते हैं टू परस्यू एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन आईआईटीज़। जिस पेपर में मैंने जैम का एग्जामिनेशन दिया उस पेपर का नाम है एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और इससे 3 आईआईटीज़ में एडमिशन होते हैं। लास्ट ईयर तक 2 आईआईटीज़ में एडमिशन होते थे, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। इस साल एक और आईआईटी इसमें ऐड हुआ है, वो है आईआईटी तिरुपति। 3 आईआईटीज़ में एडमिशन होते हैं और एक एनआईटी में। फर्स्ट है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। आईआईटी कानपुर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम बीएससी यानी बैचलर्स किसी भी डिग्री में कर सकते हैं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, किसी में भी। और अगर हमारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो हम आईआईटी कानपुर में, अगर हम एक सर्टेन रैंक लाएँ तो हम आईआईटी कानपुर में एलिजिबल है एडमिशन के लिए। और तीसरा है आईआईटी तिरुपति। उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कानपुर की तरह ही है। इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम है क्योंकि ये इस साल जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। और फोर्थ है एनआईटी त्रिची। सपोज़ किसी का तीनों आईआईटीज़ में नहीं हुआ है तो एनआईटी त्रिची एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनआईटी त्रिची का एमएससी स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, इन तीनों आईआईटीज़ का एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है। लास्ट ईयर तक बॉम्बे का एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में था, लेकिन इस साल वो भी चेंज होकर एमएससी स्टैटिस्टिक्स हो रहा है। और एनआईटी त्रिची का जो डिग्री है वो है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। वो भी काफ़ी अच्छा डिग्री है। नंबर ऑफ़ सीट्स अराउंड 30 है आई थिंक। और सपोज़ किसी का, जैसे मैंने कहा, किसी का अगर अच्छा रैंक नहीं आया ताकि वो तीनों आईआईटीज़ में एडमिशन ना ले सके तो वो एनआईटी त्रिची में विदाउट एनी सेकेंड थॉट एडमिशन ले सकता है। तो ये है जैम के बारे में। अभी मैं जैम के पेपर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैम का पेपर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। टोटल मार्क्स है 100 और इसमें थ्री डिफरेंट सेक्शंस है। द फर्स्ट सेक्शन ए इज़ एमसीक्यू, सेक्शन बी इज़ एमएसक्यू एंड सेक्शन सी इज़ एनएटी। सेक्शन ए जो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 1 मार्क और उसमें नेगेटिव मार्किंग है -1/3, यानी कि फॉर एवरी क्वेश्चन विच हैज़ 4 ऑप्शंस एक ऑप्शन करेक्ट है। और सपोज कोई स्टूडेंट अगर गलत ऑप्शन टिक कर देता है, यानी गलत ऑप्शन क्लिक कर देता है तो उसका -1/3 हो जाएगा। बाकी जो 20 क्वेश्चंस है 11 से 30 लेकर, वो 20 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 2 मार्क्स, लेकिन अगर उसमें गलत मार्किंग हो जाए तो -2/3 हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन इज एमएसक्यू, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। एमएसक्यू का फॉर्मेट ये है कि एवरी क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चंस है और एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। उसमें अगर गलत किसी ने कोई ऑप्शन मार्क कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। सपोज कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है ABCD और AC ऑप्शंस करेक्ट है, किसी ने अगर सिर्फ A टिक किया और C किसी रीज़न के लिए टिक नहीं हुआ तो फिर पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी, उसके लिए स्टूडेंट को 0 मार्क्स अवॉर्ड होंगे। सेक्शन सी है एनएटी, इसमें 20 क्वेश्चंस है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 1 मार्क्स और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कैरी करते हैं 2 मार्क्स, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में बोलूँगा कि मैंने कैसे जैम के लिए प्रोसीड किया या डे 1 से कैसे प्रिपेयर किया। फर्स्ट ईयर में जब मैंने प्रिपेयर किया जैम के लिए, मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 जैम के लिए। 2022 में जैम ऑर्गेनाइज किया था आईआईटी रुड़की ने, उससे पहले ऑर्गेनाइज किया था आईआईएससी बेंगलोर में, और इस साल जो मैंने आईआईटी जैम दिया ये ऑर्गेनाइज किया आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट ईयर आई थिंक ऑर्गेनाइज करेगा आईआईटी मद्रास, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है आईआईटी मद्रास होस्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर। ओके, सो फर्स्ट ईयर में जब मैंने जैम दिया 2022 में अंडर आईआईटी रुड़की, इसके लिए मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करूँ। मैंने सुप्रीमम क्लासेस में पहले कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मुझे तब इतना नॉलेज नहीं था इनके बारे में। मैंने इनकी कोचिंग ली मेरे ड्रॉप ईयर में, मैंने कम्प्लीटली ड्रॉप भी नहीं दिया था, मैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ईयर में जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, मेरे जो बेस हैं उनको क्लियर करूँ, एंड रेदर देन गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन फर्स्ट। उसके लिए मैं एक बार बोल देता हूँ कि जैम का पेपर जो है एमएस का, उसके डिफरेंट डिविजन्स क्या है।
तो बेसिकली जब जो पूरा पेपर है 100 मार्क्स का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 70% इसमें स्टैटिस्टिक्स है और 30% मैथमेटिक्स अप्रॉक्सीमेटली। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स मेनली है, लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। और जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जो कि 70% पेपर को कवर करता है, उसके डिफरेंट पोर्शंस है, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एट्सेट्रा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, लार्ज सैम्पल थ्योरी जो इंक्लूडेड है उसमें, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एट्सेट्रा। ये मेन टॉपिक्स है इसमें। अगर हम अंडर ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे टॉपिक्स मोर और लेस हर इंस्टीट्यूट में कवर हो जाते हैं बीएससी में। यानी अगर आपका कोई डिग्री है बीएससी स्टैटिस्टिक्स में तो ये पूरा सिलेबस आप वेल वर्स्ड हो बाय द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन में कुछ पोर्शन है जो 6th सेमेस्टर में भी कवर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस 5th सेमेस्टर में पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं जैम का। तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ ही पढ़ते रहो तो फिर आप एक कोचिंग साइड बाय साइड ले सकते हैं आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जस्ट टू गेट टू नो कि पेपर का पैटर्न कैसा है और मॉक क्वेश्चंस कैसे मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेरा स्ट्रेटेजी बेसिकली यही था, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस अपना क्लियर करूँ, और इसके लिए मैंने ये बुक्स मेनली फॉलो किए थे। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने रोहात की साले का बुक फॉलो किया था, कैसला बर्जर फॉलो किया था, और FMS यानी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये गुप्ता कपूर का एक बुक है। ये बहुत अच्छा बुक है अगर आपका ऑलरेडी एक बेस है और आप जस्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप बेस क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने जो 2 बुक्स रेकमेंड किए वो बुक्स मैंने फॉलो किए थे। और मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए मैंने SK मापा के कुछ बुक्स फॉलो किए थे। मैंने रियल एनालिसिस फॉलो किया था, लीनियर अलजेब्रा का बुक फॉलो किया था, क्लासिकल अलजेब्रा, ये सब मैंने SK मापा से फॉलो किया था। और ये सब बेस क्लियर करने के लिए, किसी भी एंट्रेंस में बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आप टू सम एक्सटेंट कुछ मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर हो तो पेपर का पैटर्न या फिर डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो तो आप क्लियर कर सकते हो। अब स्पेसिफिक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैंने यही गलती की थी कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेरा यही मिस्टेक था कि मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने एक दूसरे कोचिंग में मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई किया था जिसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका लेवल जैम से अलग था, लेकिन आई थिंक मैं मेंशन नहीं करूँगा कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने किया था, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था जो जैम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जैम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्मार्ट वर्क लगता है इसमें रेदर देन कंप्लीट हार्ड वर्क ऑब्वियसली लगता है, लेकिन अगर थोड़ा स्ट्रैटेजिकली इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो जैम क्लियर हो जाता है। तो मैं अपने मिस्टेक्स के बारे में मेनली बोलूँगा अभी कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए मेरे फर्स्ट ईयर में। द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वाज दैट मैंने जो कहा, मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया था, जिसके वजह से एग्ज़ाम प्रिपरेशन उतना सही नहीं हुआ मेरा। सेकेंडली, एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले मैंने अच्छी तरह रिविज़न नहीं किया, क्योंकि कॉलेज के काफ़ी काम आ गए थे उस समय। तो मैंने 1-2 हफ्ते पहले मैंने थोड़ा प्रिपरेशन अपना नीचे कर दिया, जिसके वजह से आई थिंक एग्जामिनेशन काफ़ी इफेक्ट हुआ। थर्डली, जिन्होंने 2022 में जैम का पेपर देखा होगा, जो IIT रुड़की ने ऑर्गेनाइज किया, वो पेपर काफ़ी डिफरेंट था प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपैरिजन में। पेपर काफ़ी न्यूमेरिकल था, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो मेरी यही गलती थी कि मैं काफ़ी इंटिमिडेट हो गया क्वेश्चंस को देख के पहले से ही। तो उन क्वेश्चंस को देख के मैं इंटिमिडेट हो गया, फिर मैं थोड़ा घबरा गया कि अब प्रोसीड कैसे करूं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की है, अगर मैंने ये क्रैक नहीं किया तो मेरा 1 साल ऐसे वेस्ट होगा। ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में एग्जामिनेशन सेंटर में आ गए। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो किसी भी स्टूडेंट को ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो इसी वजह से मेरा रिजल्ट काफ़ी अनसेटिस्फैक्टरी था और मेरा फर्स्ट ईयर में जैम क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट, मैंने कंप्लीट ड्रॉप नहीं दिया। मेरा प्लान था कि मैं मास्टर्स किसी और इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करूँगा फर्स्ट ईयर में, सपोज किसी भी इंस्टीट्यूट में मेरा हो जाए, और फिर साइड बाय साइड मैं जैम का प्रिपरेशन अच्छी तरह करूँगा। तो मैंने 2 और एंट्रेंसेस दिए थे। मैंने CUET का एंट्रेंस दिया था जिसमें मुझे BHU मिल गया था, और मैंने फिर DUET का एंट्रेंस दिया जिसमें मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गया। मैंने ISI का भी एंट्रेंस लास्ट ईयर दिया था जिसमें मेरे अच्छे रैंक आए थे, लेकिन क्वालिफाई नहीं किया था टू गेट अ सीट, बिकॉज 23 सीट्स रहते हैं आई थिंक अनरिजर्व्ड में, तो मेरा रैंक आया था 34। तो DU में मैंने एडमिशन ले ली फर्स्ट ईयर में। मेरा प्लान यही था कि मैं DU में एडमिशन, जब मैं DU के एडमिशन के 3-4 महीने पहले ही मैंने सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन किए। मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही था कि मैं मॉक टेस्ट यहाँ डेडिकेटेडली दूंगा, और जो मॉक टेस्ट के डिस्कशंस हैं वो मैं हर डिस्कशन क्लास अटेंड करूँगा, ताकि
मेरे जो कॉन्सेप्ट्स मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, लेकिन एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मुझे जाननी थी, अच्छी तरह प्रिपेयर करनी थी खुद को कि मैं ये एग्ज़ाम अच्छी तरह दे सकूँ फिर से। तो मैंने प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली जैम के लिए फिर से प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की अराउंड अगस्त सितंबर के अराउंड 2022 में। तो मैंने सुप्रीमम क्लासेस के जो मॉक टेस्ट थे मैंने वो रेगुलरली दिए तब से। जो भी मॉक टेस्ट थे, कुछ मॉक टेस्ट थे जो हाफ लेंथ मॉक टेस्ट थे, कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, मैंने वो सभी दिए। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने एक मॉक टेस्ट भी स्किप नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जब मैं DU के एडमिशन के लिए गया तो मेरे 1-2 मॉक टेस्ट पोस्टपोन हो गए मेरे खुद के लिए। तो मेरा प्लान यही था कि अगर कुछ मॉक टेस्ट मेरे टाइम पे ना भी हो सके तो मैं उनको बाद में कंटिन्यूसली 1-2 दिन में दे दूंगा मॉक टेस्ट। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022 मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे दिए थे और मैं कॉन्फिडेंट था कि ठीक है, इस बार प्रिपरेशन अच्छा है फॉर 2023 जैम। 2023 जैम का था कि ये IIT गुवाहाटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, और IIT गुवाहाटी ने लास्ट ऑर्गेनाइज किया था जैम 2015 में, जिसका पेपर अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट जैम पेपर्स है क्वालिटी वाइज और क्वेश्चन वाइज। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा गुवाहाटी का इन कंपेयर टू 2022 का पेपर भी बहुत अच्छा था, लेकिन आई थिंक कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गए थे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस अगर आ भी जाए 2023 में, तो मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं उन क्वेश्चंस को पहले से स्किप कर दूंगा। जैसे शशि सर ने ये भी बोला था कि अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाए तो उनको देखना भी नहीं है उनकी तरफ, जस्ट उनको स्किप करना है। तो मैं जो भी मॉक टेस्ट दे रहा था उनमें बेसिक प्रोबेबिलिटी अगर कुछ क्वेश्चंस आ भी जाए तो मैं उनको जस्ट स्किप कर देता था, वो जितने भी ईजी हो या फिर जितने भी डिफिकल्ट हो। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था गोइंग फॉरवर्ड फॉर 2023 जैम। अब रिगार्डिंग कैसे मैं कुछ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करूंगा, मेरा हर मॉक टेस्ट में मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेक्शन A से स्टार्ट करूंगा जो है MCQ, उसमें 1 मार्क 2 मार्क्स वो मैं कंप्लीट करूंगा। देन आई वुड प्रोसीड टू सेक्शन C NAT। इसका यही रीज़न है कि MSQ का एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा कि सपोज किसी क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर से ABC और गलती से सपोज मैंने C ऑप्शन मार्क नहीं किया तो मुझे पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी बिकॉज आई हैव मार्क्ड द अदर 2 ऑप्शंस। तो इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाता है, तो वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ये सब काफ़ी डिसएडवांटेजेस है MSQ को पहले अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसलिए मेरा प्लान था कि आई वुड गो फॉर MCQ फर्स्ट देन NAT में भी मेरा स्ट्रैटेजी यही था। ये शशि सर ने ही कहा था मुझे कि एक्चुअली मुझे नहीं, सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा था कि NAT में भी गो फॉर द 2 मार्कर्स फर्स्ट। जो 51 से 60 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उनके वो 2 मार्क्स कैरी करते हैं और कंपेरेटिवली ईजियर है सॉल्व करने के लिए डिस्पाइट कैरिंग हाई मार्क्स। तो आई वुड प्रोसीड देम एंड देन आई वुड गो विद द 1 मार्कर क्वेश्चंस इन NAT। और इसके बाद लास्ट में अगर अच्छा खासा टाइम बच जाए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्वेश्चंस जो मैंने स्किप कर दिए थे कि मैं सोच रहा था कि ये बाद में अटेम्प्ट करूँगा, वो सब भी मैं कर लूँ और उसके बाद MSQ अटेम्प्ट करूँ। मेरा एक और स्ट्रैटेजी था जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ, वो मेरा खुद का एक स्ट्रैटेजी था कि मैं एवरी 10 क्वेश्चंस को हाफ एन आवर टाइम दूँ। तो अगर मैं एवरी 10 क्वेश्चंस यानी टोटल 6 सेट्स ऑफ 10 क्वेश्चंस होते हैं जैम में, अगर मैं एवरी क्वेश्चन को हाफ एन आवर टाइम भी दूँ तो 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स कवर हो जाते हैं। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था। हर मॉक टेस्ट में मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया। मेरा यही प्लान था कि मैं स्ट्रैटेजी अपना चेंज ना करूं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल था इस साल कि मैंने स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं की। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए 15-20 जितने भी मॉक टेस्ट दिए, मैंने हर मॉक टेस्ट में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की। कैसे प्रोसीड करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, स्ट्रैटेजी मैंने अपनी चेंज नहीं की। और मैं सभी को यही एडवाइस करूँगा कि एक स्ट्रैटेजी चूज़ कर लो, कुछ जो तुम कंफर्टेबल हो, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो इन एवरी मॉक टेस्ट दैट यू गिव, ताकि क्या हो जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो ये कन्फ्यूजन ना आए कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करूँ, कौन सा क्वेश्चन स्किप करूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स काम रहे, क्योंकि कामनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि सपोज ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मैंने इतना प्रिपेयर किया, अब 1-2 क्वेश्चन अगर मैं नहीं कर सकूँ तो क्या होगा। जनरली कुछ नहीं होता अगर 1-2 क्वेश्चन स्किप हो भी जाए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये फीलिंग आ जाती है कि अब मेरा क्रैक नहीं होगा तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। तो ये थिंकिंग नहीं लानी है एग्जामिनेशन हॉल में, काफ़ी काम रहना है। जो भी क्वेश्चन आए, जितना भी डिफिकल्ट है, ये थॉट माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हार्डली कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है अगर मेरा प्रिपरेशन अच्छा है तो मेरा स्ट्रेटेजी भी यही था।
सो मूविंग फॉरवर्ड इनटू द 2023 साल जब स्टार्ट हुआ, मेरा यही डिसीजन था कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई मॉक टेस्ट दूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स मेरे ऑलरेडी सॉल्व थे क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मेरा यही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना फ्रीक्वेंटली एवरी वीक देता रहूँ, ताकि एक और साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर का भी प्रिपरेशन होता रहे। मॉक टेस्ट तो मैं दे ही रहा था रेगुलरली, और उसके साथ साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रहा था रेगुलरली। इतना तो मेरा प्रिपरेशन हो गया था कि एवरी ईयर के क्वेश्चंस मेरे 5-6 टाइम्स प्रिपेयर हो गए थे, और ऐसे भी मॉक टेस्ट थे जो मैंने 2-3 बार भी दे दिए थे, जो मॉक टेस्ट सर ने बनाए थे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल था मूविंग फॉरवर्ड टू द एग्जामिनेशन। तो अब एग्जामिनेशन के 1-2 पहले का स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ, 1-2 दिन पहले कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो 1-2 दिन पहले आपको कुछ भी नहीं देखना, कुछ क्वेश्चंस नहीं देखने, कुछ न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करनी, जस्ट काम होकर बैठना है और कॉन्सेप्ट्स को रीथिंक करना है कि सिलेबस में ये टॉपिक्स है और इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या पता है। सपोज सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक टॉपिक है, मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में क्या क्या पता है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्या क्या टेस्ट है इसमें, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट क्या क्या है, मुझे जस्ट एक शीट ऑफ पेपर लेना है और मुझे जस्ट वो लिखना है कि क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे जस्ट थिंक करना है, मुझे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1-2 दिन पहले। मुझे भी पहले लगा था कि यार 1-2 दिन पहले तो और सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली डिसएडवांटेजेस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा सॉल्व करने के चक्कर में कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो हमें नहीं आते, और फिर हम डरने लगते हैं कि 2 दिन बाद तो एग्जाम है और मुझे ये न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं क्या क्लियर कर पाऊंगा एग्जाम। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि 1-2 दिन पहले कुछ नहीं देखना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। सपोज ये कॉन्सेप्ट आ रहा है एग्जाम में, तो इसके अंडर मुझे क्या क्या आता है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो यही है। और रिगार्डिंग एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी, मैंने जो कहा, मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि MCQ 1 मार्कर 2 मार्कर NAT एंड देन लास्ट में MSQ। तो बस यही मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है जैम के लिए। और रिगार्डिंग बाकी, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपके कंफर्टेबिलिटी के अराउंड आप कुछ भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैंने पर्सनली सुप्रीमम क्लासेस की मॉक टेस्ट ली मेरे ड्रॉप ईयर के लिए, और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। शशि सर देन की पूरी जो टीम थी, संतोष सर, शशि सर, इनकी पूरी टीम थी, इन्होंने बहुत हेल्प की। एक स्टूडेंट कम्युनिटी फॉर्म हो गया था कि सभी लोग डिस्कस कर रहे हर रोज़ कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। किसी का कोई डाउट अगर ग्रुप में भी ना हो तो वो पर्सनली सेंड कर देता था, और एक सॉल्व करके एक कम्युनिटी फॉर्म हो गया था। ये बहुत बेनिफिशियल है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब प्रिपेयर की थी, मैंने ग्रुप स्टडी में प्रिपेयर की थी। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि ग्रुप स्टडी में प्रिपेयर करने से क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक प्रॉपर ग्रुप है जिसमें आप डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के अराउंड हो, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली ये सबका है। कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है ग्रुप स्टडी में, कुछ स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना ही है। मॉक टेस्ट देना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। जितना हो सके मॉक टेस्ट देना, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि जैम का जो एक पैटर्न है वो आपको रटा हुआ हो जाए। डे बिफोर द एग्जामिनेशन आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस पैटर्न में आने वाला है, मुझे जस्ट एग्जामिनेशन देना है अभी। तो ये मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, और यही मैं एडवाइस फेलो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। आई thank DKT for giving me this opportunity to share my story, my preparation strategy to everyone out there. Thank you very much.